वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 179 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। स्टेटमेंट बड़े हैं इसलिए 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 179 तक पहुँच सकते हैं। एग्जाम से पहले 3 से 4 बार उसका रिविजन कर लीजिएगा, कम से कम 3 बार तो कर ही लीजिएगा स्पीड बढ़ाकर। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला है ये। विशाखापत्तनम पोर्ट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, यह एक भू आबद्ध पत्तन है, मतलब लैंड लॉक्ड पोर्ट है, और इस पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु किया गया है। क्या ये दोनों बातें करेक्ट हैं? बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो विशाखापत्तनम पत्तन आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है, मतलब लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है, और इस पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु किया गया है। नंबर 2 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न एक बार फिर से आ गया, बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है इस बार, मतलब गलत है कौन सा। चेन्नई पोर्ट पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोर्ट है, और चेन्नई पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल है। देखिए, मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है, ठीक है। चेन्नई तो कृत्रिम पत्तन है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और चेन्नई पत्तन या चेन्नई पोर्ट या चेन्नई बंदरगाह विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। ये दोनों के दोनों गलत हैं, तो सी है इसका आंसर। गलत ढूंढना है ना, तो दोनों के दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक तो है, लेकिन ये एक कृत्रिम पत्तन है, प्राकृतिक नहीं है। इसे वर्ष 1859 में बनाया गया था, तो मानव निर्मित हो गया, कृत्रिम हो गया। देखिए, तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। तूतीकोरिन पत्तन का विकास निम्नलिखित में से किस पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था? किस पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था? चेन्नई पत्तन, ठीक है, चेन्नई पोर्ट। तो तूतीकोरिन पत्तन का विकास चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार किन मार्गों द्वारा संचालित होता है, बताइए। वायु मार्ग द्वारा, सड़क, समुद्र मार्ग द्वारा, सड़क वायु मार्ग, समुद्र वायु मार्ग। सड़कों से लेके जाओगे, ठीक है, दूसरे देश में, बीच में और कंट्री भी पड़ेंगे, ठीक है, समय और पैसा अधिक बर्बाद होगा, तो सड़क वाले ऑप्शन को तो हटा ही दीजिए। समय भी तो बचाना है। वायु मार्ग ठीक है, लेकिन वायु मार्ग से भी सस्ता है, ठीक है, और अधिक माल उसमें भी जा सकता है, वो है समुद्र एवं वायु मार्ग द्वारा। तो बी सबसे अच्छा अच्छा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वायु मार्ग तो अभी विकसित हुआ, ठीक है, समुद्र तो अनादिकाल से चल रहा है। तो भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्र एवं वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है। विदेशी व्यापार का एक छोटा सा भाग, जो है छोटा सा भाग, सड़क मार्ग के द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी राज्यों में सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं या उल्टा फुल्टा करोगे? ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली यही ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला कम है। ये वाली कितनी? पूरब से पश्चिम की ओर 3640 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर 4016 किलोमीटर, ठीक है, गलियारे की बात हो रही है। तो दोनों के दोनों ये करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय महामार्ग सड़कों को किसके द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट दोनों, या बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट यही है, ठीक है।
तो राष्ट्रीय महामार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय महामार्ग वे प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती हैं ये। नंबर 7 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य महामार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये मार्ग राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय व अन्य शहरों को जोड़ते हैं। राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े नहीं होते हैं। जुड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, गलत है, ब्लंडर मिस्टेक है तीसरे वाले में। ये मार्ग राज्य की राजधानी, जिले मुख्यालय और अन्य शहरों को जोड़ते हैं, दूसरा वाला सही है। राज्य महामार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय महामार्गों का किया जाता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो सही बताना। तो 20 का आंसर हो गया सही, जिसमें 3 है उसको हटा दीजिए। तो राज्य महामार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और अन्य शहरों को जोड़ते हैं। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत इसलिए क्योंकि राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। वहाँ स्टेटमेंट कह रहा था कि नहीं जुड़े होते। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी BRO की स्थापना? 1960 में। तो ये नंबर है जिस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मई 1960 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। क्या क्या है ये है नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 44। तो NH1 दिल्ली से अमृतसर लिखा, NH2 दिल्ली से कलकत्ता लिखा, NH44 दिल्ली से कन्याकुमारी, कौन सा सम्मिलित है? वर्तमान में NH44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, सही है। NH2 दिल्ली कलकत्ता सही है। NH1 दिल्ली अमृतसर सही है, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं इसको। सारे के सारे सम्मिलित हैं, डी है इसका आंसर। तो NH1 दिल्ली से अमृतसर के बीच विस्तृत है, NH2 दिल्ली से कलकत्ता के बीच विस्तृत है, NH44 जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत है और यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? ये ऐसे सवाल पूछ लेता है स्टेट PCS में 1998 में, 1998। तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना 1998 में ट्रैफिक की समस्या को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण के उद्देश्य से की गई थी। और राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, विचार करेंगे, बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी और पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच निर्मित की गई और भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल, ये डलहौजी का समय मुंबई से ठाणे के बीच, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। यहाँ कुछ भी हो सकता था, 1900 भी लिखा हो सकता था, यहाँ 16 मंडल की जगह 18 मंडल हो सकते थे। तो भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, पहला वाला करेक्ट हो गया। और भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है, पढ़ लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये जाती है, ये है महाराष्ट्र से लेकर नीचे इसके पड़ेगा गुजरात, ठीक है, और नीचे आ जाओगे तो गोवा है। रुकिए, गुजरात ऊपर रह गया ना, तो ये हो गया गुजरात, इसके नीचे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे है गोवा, गोवा के नीचे है कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो कर्नाटक टू महाराष्ट्र है, देखा जाए तो 3 स्टेट हैं। तो ये हो गया महाराष्ट्र के रोहा से जाती है कर्नाटक के मैंगलोर तक, ठीक है। गुजरात और केरल और तमिलनाडु को अलग कर दीजिएगा, डी है इसका आंसर। तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से कर्नाटक यानी महाराष्ट्र में रोहा को
कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ती है और इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1998 में। 760 किलोमीटर लंबा यह रेलमार्ग 146 नदियों से होकर गुजरता है। ठीक है, 146 नदियों और धाराओं से होकर गुजरता है, 2000 पुलों से होकर गुजरता है और 91 सुरंगों को पार करता है। और इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? यानी नेशनल वाटरवे नंबर 2 की बात हो रही है। जैसे हाईवे है ऐसी वाटरवे है। तो पहला तो सभी को पता होगा, गंगा नदी पर है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच। और दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में ही सदिया और धुबरी के बीच में। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो गया, बी इसका आंसर हो गया। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटरवे नंबर 2 का विस्तार असम के अंदर धुबरी और सदिया तक है और इसकी कुल लंबाई है 891 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी नेशनल वाटरवे नंबर 1 सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को पश्चिम बंगाल के हल्दिया से जोड़ता है। और एक राष्ट्रीय जलमार्ग 3 भी है, वो केरल में है, छोटा सा, 100 मतलब इन दोनों के अपेक्षा तो छोटा ही है, 168 किलोमीटर लंबा है, केरल में कोट्टम से केरल के कोल्लम को जोड़ता है। ठीक है, जलमार्ग 3 जलमार्ग हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बताना कि इनमें से कौन सा सही है। भारत में वायु परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था और भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत वायु प्राधिकरण उत्तरदायी है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन का तीव्रतम साधन है और भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। प्रथम वायु परिवहन सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई थी। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम प्रणाली है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस पदार्थों को भी घोलकर या गारे में बदलकर परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में लाकर उनको। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम प्रणाली है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। और पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा बनाकर या गारे में परिवर्तित करके बदलकर जो है परिवहित किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। और थोड़ा इसके बारे में और डीप में घुसें इससे रिलेटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन काम करता है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न फिर से आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया और रेडियो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल गया। दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। तो भारत में रेडियो का प्रसारण जो है 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ठीक 10 या 12-13 साल के बाद, 10 से 13 साल के बाद जो है हुआ क्या कि रेडियो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। और ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। नंबर 17 पर आ जाइए। इनमें से कोई स्टेटमेंट जो है एक गलत है, कोई विकल्प जो है गलत है, उसी को ढूंढना है। गलत नहीं होगा तो उत्तर डी दिया जाएगा। सभी वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी व अधुनातन है। ठीक है, उपग्रह जो होते हैं ना, उपग्रह आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्व नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भाई? टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, संचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तकें हो गई, ये सार्वजनिक समाचार तंत्र हैं। बिल्कुल, ये सार्वजनिक समाचार तंत्र हैं, ये तो सही है। उपग्रह जो होते हैं ना, सैटेलाइट, आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से बिल्कुल महत्व रखते हैं। गलत है वाला स्टेटमेंट।
और सभी वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी और अधुनातन है। ये सही है। तो गलत अपने को ढूंढना है, बिल्कुल गलत अपने को मिल गया है भी। ठीक है, सारे तो सही है नहीं ये। तो वैयक्तिक संचार तंत्र में आ गए हैं दूरभाष, तार, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, पत्र। सार्वजनिक संचार तंत्र में आ गए रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, उपग्रह। ठीक है, सैटेलाइट भी है। समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक हो गई। देखिए, सभी वैयक्तिक तंत्रों में जो इंटरनेट है वो सर्वाधिक प्रभावी एवं आधुनिक है या अधुनातन है। पता भी होगा आपको कैसे, छोटी सी चीज़ वायरल हो जाती है सेकंड में। ठीक है, पूरे देश को पता चल जाती है। देखिए, इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ता ज्ञान एवं सूचनाओं की दुनिया से सीधे पहुंच बनाने में सहायक होता है। और बात करें अगर हम सैटेलाइट की, उपग्रह की, तो उपग्रह संचार की स्वयं में एक विधा है और ये संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं। देखिए, उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सामरिक दृश्य प्राप्त होता है। अतः उपग्रह संचार जो है आर्थिक और सामरिक कारणों से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो गलत है दूसरा वाला, बी वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिक किया जा रहा है? कौन सा इनमें? इंटरनेट ही है ना। गूगल पे चला लो, फ़ोन पे चला लो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कुछ भी चला लो। तो वर्तमान में ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए इंटरनेट का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग हो गई। इसके माध्यम से इसको समझा जा सकता है। इंटरनेट विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का एक विशाल केंद्रीय भंडारगार जैसा होता है। ठीक है, आज इंटरनेट के कारण मौद्रिक लेन देन तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी आसान एवं सुविधाजनक हो गई है। इसको आप महसूस भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? NRSA बेंगलुरु में नहीं, नई दिल्ली में नहीं, पुणे नहीं, हैदराबाद। यस, तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है और यह आंकड़ों के अधिक्रमण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराता है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसैट तथा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम यानी IRS उपग्रह प्रणाली से ही संबद्ध हैं और इनसैट जो है बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृति तथा उद्देश्यों के आधार पर दो भागों में, कितने? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और दूसरा है IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। पहले देखेंगे इनसैट को, फिर देखेंगे IRS को। इनसैट, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और यह एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है, जो दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। बात करें IRS की, तो इस उपग्रह की स्थापना मार्च 1988 में रूस के बैकानूर से IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम यानी IRS उपग्रह बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो ये 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी में। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें हम टेस्ट प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ाम तक। एक टेस्ट में 150 प्रश्न है, 20 से ऊपर टेस्ट है। प्राइमरी टारगेट इसका 15 टेस्ट देने का था अपना, लेकिन वो कंप्लीट हो गया है, अब 20 से ऊपर हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। इसका MRP है मात्र 149 एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।